हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना सीखेंगे। आज हम सोल प्रोप्राइटर कैसे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंटेन करता है, कैसे प्रिपेयर करता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, हमने देखा था अकाउंटिंग के जो स्टेप्स होते हैं वो होते हैं IMRC, SIC। IM होता है आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, फिर इंटरप्रेट या एनालिसिस करना, एंड लास्ट में हम कम्युनिकेट कर देते हैं। ये लास्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग का। तो आई और एम, आइडेंटिफाई और मेजर किया जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, जिनको हम वाउचर्स भी कहते हैं। जब एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको मनी की टर्म्स में मेजर कर लेते हैं, तो उनको रिकॉर्ड करते हैं हम जर्नल में या फिर सब्सिडियरी बुक्स के अंदर उनको रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने के बाद जो सिमिलर टाइप की ट्रांजैक्शंस होती हैं उन सबको हम लेजर के अंदर क्लासीफाई कर देते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है पोस्टिंग। जब हम जर्नल से लेजर के अंदर क्लासीफाई कर रहे हैं तो उसको पोस्टिंग कहा जाता है। लेजर एक बुक होती है जिसके अंदर ढेर सारे अकाउंट्स बने होते हैं। वो अकाउंट्स हम देख चुके हैं। तो लेजर के अंदर ये जो अकाउंट्स बने होते हैं, इन अकाउंट्स के अंदर सारी सिमिलर ट्रांजैक्शन, जैसे कैश अकाउंट है तो कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ताकि एक ही पेज में हमें ये पता चल जाए कि कैश से रिलेटेड पूरे अकाउंटिंग पीरियड में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई, आज की डेट में हमारी कैश की क्या स्थिति है। ऐसे ही अगर हमने कोई अकाउंट बना रखा है किसी राम का, राम नाम के आदमी से हम डील करते हैं, उसका बना रखा है, तो उसकी सारी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे आ जाएंगी। लेजर के अंदर हमने देखा था कि लेफ्ट साइड पे डेबिट होता है, राइट साइड पे क्रेडिट होता है। लेजर के अकाउंट्स के बाद यहाँ तक हमने बुक कीपिंग कर लिया। इस वाले प्रोसेस को, ये जो चार चीज़ें होती हैं, ये बुक कीपिंग भी कहलाई जाती हैं। बुक कीपिंग अकाउंट्स का ही पार्ट है। अकाउंट्स वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म होती है। तो हम कह सकते हैं कि बुक कीपिंग है IMRC, ये बुक कीपिंग है, और SIC, ये दोनों मिला के अकाउंट्स बनता है। तो बुक कीपिंग अकाउंट्स का पार्ट है। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पे बुक कीपिंग देख ली। अब हम अकाउंटिंग का जो स्पेशल प्रोसेस है समराइज करना, वो समराइज करना देखेंगे। इसी को ही कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। तो देखिए, कोई भी कंपनी होती है। अब मान लीजिए मैं एक इंसान हूँ और मुझे अपनी कोई फर्म स्टार्ट करनी है, तो मैंने अपने पैसे लगाए जिसको कैपिटल कहेंगे, और मैंने फर्म स्टार्ट कर ली। इस फर्म का नुकसान हो या फ़ायदा हो, वो सारा का सारा मेरा होता है। मैं इस फर्म का सोल प्रोप्राइटर हूँ। तो ऐसी फर्म्स जो कि एक सिंगल ओनर स्टेब्लिश करता है उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। तो आज हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में ही बात करेंगे। तो देखिए, समराइज के अंदर तीन चीज़ें बनती हैं। पहले एक ट्रायल बैलेंस बनता है। ये जो ट्रायल बैलेंस है, इसको हम एरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए बनाते हैं। इसमें हम चेक करते हैं कि कहीं हमने कोई एरर तो नहीं कर दिया है। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि अब तक का हमारा जितना भी स्टेप हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी स्टेप हुआ है वो एरर फ्री है। ये हम ट्रायल बैलेंस से कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो हम तीन चीज़ें बनाते हैं। एक बनाते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बनाते हैं हम बैलेंस शीट। अब हम इन तीन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हम ट्रायल बैलेंस को देख लेते हैं। देखिए, जो भी लेजर होता है, लेजर के अंदर ढेर सारे अकाउंट्स बने होते हैं। मान लीजिए एक अकाउंट बना हुआ है कैश अकाउंट। ये आपका कैश अकाउंट है। तो इस कैश अकाउंट के अंदर जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही होंगी वो डेबिट और क्रेडिट साइड पे हम लिखते जाएंगे। जो डेबिट हो रही हैं वो डेबिट साइड पे। मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन हुई, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए एक 100 रुपये की ट्रांजैक्शन हुई, दूसरी ट्रांजैक्शन आपकी 50 रुपये की हुई, तीसरी ट्रांजैक्शन को हम मान लेते हैं फिर से 50 रुपये की। ये तीन ट्रांजैक्शन हो गई। क्रेडिट साइड पे दो ही ट्रांजैक्शन हुई, और दूसरी हुई 125 रुपीज़ की। तो हम क्या करते हैं, जब हम एक बारी लेजर प्रिपेयर कर लेते हैं, लेजर के अंदर जब हम अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं, तो इस अकाउंट की बैलेंसिंग की जाती है। ठीक है, हम अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं। बैलेंस का मतलब क्या होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर देते हैं। तो ये कैसे किया जाता है ये देखिए। देखिए,
हम ये देख लेंगे कि कौन सी साइड बड़ी है। तो अभी हमें देख के पता चल रहा है ये साइड बड़ी है, यहाँ पे आ रहे हैं 200, यहाँ पे आ रहे हैं 200। तो हम क्या करेंगे, एज इट इज़ 200 को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये हमें देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा पैसे हैं, तो हमने एज इट इज़ 200 यहाँ पे रख दिए। फिर अब हम क्रेडिट साइड के इन दोनों को ऐड करेंगे और ये कितना आ रहा है 125। तो हमें क्या पता है कि राइट हैंड साइड पे 125 है, राइट हैंड साइड पे 125 हमारे पास है और हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 200। तो हम क्या करेंगे, हम 75 का सम इसके अंदर जोड़ देंगे, 75 इसके अंदर हम जोड़ देंगे और उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बैलेंस। ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे हमने 75 का बैलेंस जोड़ा है। तो देखिए क्या थी हमारे पास, अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो ये कैसे लिखी जाएगी, ये है 200 इज इक्वल्स टू बैलेंस प्लस 125। तो बैलेंस हमारे पास यहाँ पे 75 आ जाएगा। उसके बाद हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी। तो ये तो हमने एक एग्जांपल लिया है। लेजर के अंदर सारे के सारे खाते मेंटेन्ड होते हैं। तो मान लीजिए कैश वाले के अंदर ये सिचुएशन बन रही है। ऐसे ही एक दूसरा अकाउंट बना हुआ है, राम का अकाउंट बना हुआ है, राम अकाउंट, और इसमें यहाँ पे 100 हैं और यहाँ पे 125 हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं हम। तो यहाँ पे अगर हमें इसे बैलेंस करना होगा तो हमें यहाँ पर एक टर्म जोड़नी पड़ेगी 25 की। अब क्या हो गया, ये भी 125 है और ये भी 125 है। तो एक बैलेंस ये हो गया, एक बैलेंस ये हो गया। ऐसे ही एक और खाता कोई बना होगा, मान लेते हैं ये खाता बना हुआ है हमारा फर्नीचर का अकाउंट। ये फर्नीचर का अकाउंट है। फर्नीचर के अकाउंट में क्या हो रहा है, मान लीजिए हमने एक ही बार फर्नीचर खरीदा, तो यहाँ पे 100 रुपये का मान लें और फिर उसके बाद कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हुई। तो हमें क्या करना है, अभी भी हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है। तो यहाँ पे 100 रुपये हैं, तो यहाँ पे बराबर करने के लिए यहाँ पे भी 100 रुपये डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैलेंस इज इक्वल्स टू 100 रुपये। ये तीसरा बैलेंस हो गया। ऐसे कर करके ढेर सारे बैलेंस होंगे हमारे लेजर के, हर एक खाते में कुछ ना कुछ बैलेंस आ रहा होगा। फिर हम ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं कि हम इन बैलेंसेस को लेते हैं, इन बैलेंसेस को लेते हैं और इन्हें ट्रायल बैलेंस के अंदर लिख देते हैं। इन सारे बैलेंसेस को हम एक जगह पे लिखते जाते हैं। जो डेबिट साइड पे था उनको यहाँ पे लिखते जाएंगे, जो क्रेडिट साइड था उनको यहाँ पे लिखते जाएंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर। मतलब हमने एक पेज पे सारे बैलेंसेस को लिख दिया। और हम क्या देखेंगे कि हमारा जो ये डेबिट साइड वाला सेक्शन है वो क्रेडिट साइड वाले सेक्शन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें आ रही हैं इनका सम बराबर होना चाहिए इनके सम के। अगर ये सम बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि हमने कोई एरर किया है और हम उस एरर को चेक करेंगे। ये काम होता है ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस ने क्या कर दिया, आपको एरिथमेटिक एक्यूरेसी प्रोवाइड कर दी। आपने मैथ्स में तो कोई गलती नहीं की, ये आपको ट्रायल बैलेंस बता देता है। तो आप इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए ये कैश का अकाउंट बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 10,250 आ रहे हैं डेबिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे भी हमें पता चल रहा है कि ये बड़ा है इनसे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10,250। अब हम क्या करेंगे, इधर एक बैलेंस हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बैलेंस कितना हो जाएगा, ये सारे के सारे 425। 425 को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। यानी कि अगर हम 9,825 जोड़ दें क्रेडिट साइड पे तो हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर हो जाएगी। इसको हम कहते हैं बैलेंस करना। ठीक है, तो ये हमने बैलेंस करना यहाँ पे देखा है। फिर जो ये बैलेंस होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका क्रेडिट साइड पे बैलेंस आया था। ठीक है, जब आपकी, ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है, अच्छे से आप इसको समझ लीजिए। जब आपकी डेबिट साइड बड़ी होती है क्रेडिट साइड से, जब आपकी डेबिट साइड बड़ी होती है क्रेडिट साइड से, तो आप बैलेंस की जो अमाउंट जोड़नी पड़ेगी वो आपको क्रेडिट साइड पे जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तभी ये दोनों बराबर हो पाएंगे। फिर उसके बाद जब हम अगले साल के लिए अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, अगले अकाउंटिंग पीरियड में प्रिपेयर करते हैं, तो ये वाला जो बैलेंस है, इस बैलेंस को हम दूसरी साइड में शिफ्ट कर देते हैं। अगर हमें डेबिट में जोड़ना पड़ता तो हम इस तरफ शिफ्ट करते अगले अकाउंटिंग पीरियड में, और अगर इस तरफ आई है तो इसको हम इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको जब डेबिट बड़ा होता है क्रेडिट से तो हम कहते हैं कि ये वाला जो बैलेंस है इसको डेबिट बैलेंस कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, डेबिट बैलेंस कहते हैं। वहीं पे ही अगर क्रेडिट बड़ा हो डेबिट से
तो हमें किस तरफ जोड़नी पड़ेंगी चीज़ें, हमें डेबिट साइड पे बैलेंस जोड़ना पड़ेगा और अगले अकाउंटिंग पीरियड में ये बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। और इसको कैसा बैलेंस कहते हैं, इसको हम क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है, चाहे तो आप कहीं पे लिख के रख लें इसको। अब देखिए ट्रायल बैलेंस दिखाई कैसे देता है, ये आपका ट्रायल बैलेंस का एग्जाम्पल है। ये सारे के सारे हेड ऑफ अकाउंट्स हैं, ठीक है। हमने यानी कि इसका मतलब क्या है कि लेजर के अंदर ये सारे अकाउंट्स बने हुए हैं। तो लेजर में एक उमेर का ओनर इक्विटी यानी कि कैपिटल का एक अकाउंट बना हुआ है, दूसरा ओमेर ड्राइंग्स उसका अकाउंट बना है, इक्विपमेंट का बना है, सेल्स का बना है, ऐसे करके सारे के सारे अकाउंट्स हैं। फिर उनको हमने बैलेंस किया होगा, तो किसी में क्रेडिट आ रहा होगा, किसी में डेबिट आ रहा होगा, तो उसको हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर ऐसे ऐसे करके लिख लिया है। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, चेक करने के लिए कि हमारी एरिथमेटिकली हम एक्यूरेट हैं या नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, सारे डेबिट वाली साइड को ऐड कर देते हैं, सारी क्रेडिट वाली साइड को ऐड कर देते हैं। ये दोनों बराबर आने चाहिए, जैसा कि इस एग्जांपल में आ रहा है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते, इसका मतलब है कि हमने कुछ गलती की है। आपको मैं ये सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, आपको एग्जाम के अंदर कोई भी ट्रायल बैलेंस बनाने को नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि ये वैसा एग्जाम नहीं है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ तक हमने क्या देख लिया कि ट्रायल बैलेंस कैसे बन रहा है। अब मैं सीधा उन चीज़ों के ऊपर चलूंगा जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जो चीज़ें आपको याद करनी है, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। देखिए उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उसको लाइक करना ना भूलें। अगर आप किसी टेलीग्राम चैनल का ग्रुप है, फेसबुक पे आप किसी ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है जहाँ पे ईपीएफओ एग्ज़ाम से रिलेटेड मटेरियल शेयर हो सकता है, तो आप वहाँ पे हमारे मटेरियल को शेयर करें। अगर पॉसिबल हो सके तो आप हमें इस यूपीआई आईडी के ऊपर कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। ये सिर्फ एक सहयोग राशि है। हमारा जो ये कोर्स है पूरा ईपीएफओ का, ये कोई भी पेड नहीं है, आपको सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। और हमारी कोशिश ये है कि सिर्फ अगर आप हमारा कंटेंट देखते हैं, हमारे नोट्स को 4 से 5 बारी आप रिवाइज करके चले जाते हैं, तो आप अपने कंपटीशन से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे। हमने इस तरह से अपने नोट्स बनाए हैं, इस तरह से हम लेक्चर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप जितना भी सहयोग कर सकेंगे हमारे लिए उतना ही काफ़ी होगा। तो अब देखते हैं हम आगे का लेक्चर। देखिए अब एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है। मैंने आपको जब मॉडर्न रूल्स पढ़ाए थे, तो मैंने आपको मॉडर्न रूल्स के अंदर बताया था कि हम क्या करते हैं। मॉडर्न रूल्स के अंदर हम क्या करते हैं कि हम हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एक अकाउंट में लिख देते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने एक अकाउंट बना लिया राम अकाउंट, एक अकाउंट बना लिया हमने फर्नीचर अकाउंट, एक अकाउंट बना लिया हमने मशीन अकाउंट। हमने मशीन खरीदी तो हम मशीन अकाउंट बना लेंगे और मशीन अकाउंट में लिख देंगे कि इतने की मशीन आई थी हमारे पास। राम से हमने कुछ उधार लिया तो राम अकाउंट बना देंगे, इससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है वो लिख देंगे। फर्नीचर अकाउंट के अंदर हम फर्नीचर हमने कोई खरीदा था या बेचा था, तो हम फर्नीचर अकाउंट के अंदर वो चीज़ें लिख देंगे। ये सारी हम अलग अलग अकाउंट्स बना के लिखते जाते हैं। और ये अकाउंट्स कहाँ पे लिखे होते हैं, ये सारे अकाउंट्स लिखे होते हैं लेजर के अंदर, ठीक है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब क्या होता है देखिए, फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो भी आप अकाउंट को नाम दे रहे हैं, नाम आप कुछ भी दे दें, लेकिन अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन सिर्फ 5 अकाउंट्स में हो सकती है। नाम आपने राम दे रखा है, लेकिन राम किस तरह का अकाउंट है, राम एक लायबिलिटी अकाउंट है, ठीक है। राम से हमने उधार लिया था इस एग्जाम्पल में, ठीक है। तो राम से हम उधार ले रहे हैं तो वो एक लायबिलिटी अकाउंट है, तो वो लायबिलिटी का बनेगा। फर्नीचर, फर्नीचर हमारा एसेट है, फर्नीचर हमारी फर्म के अंदर एक एसेट का काम कर रहा है, तो नाम हमने भले ही फर्नीचर का दे रखा है, पर एक किस टाइप का अकाउंट है, ये एसेट टाइप का अकाउंट है। मशीन, मशीन भी एसेट टाइप की अकाउंट है। अगर हम कहें कि ओनर ने बिजनेस के अंदर 30 रुपए लगाए, तो ये अकाउंट भले ही ओनर का होगा, लेकिन ये 30 रुपए क्या है, कैपिटल है, तो वो कैपिटल टाइप का अकाउंट हो जाएगा। तो हम हर एक अकाउंट को इन 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। 5 कैटेगरी कौन सी है, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट एंड रेवेन्यू। ये क्लियर से मैंने एक्रोनियम आपको दिया था जिससे आप याद रख सकते हैं। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका एक्सपेंस और एसेट होता है, इसमें जब भी चीज़ें इंक्रीज होंगी तो आप डेबिट साइड पे लिखेंगे, जब भी चीज़ें डिक्रीज होंगी तो आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो अभी हम इंक्रीज का लेके चलते हैं कि जब भी चीज़ें इंक्रीज होंगी तो डेबिट साइड पे लिखा जाता है। बाकी सब के लिए, CL और R के लिए, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी इसके अंदर वैल्यू इंक्रीज होगी तो आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। एक्सपेंस और एसेट,
इंक्रीज होने पे आप डेबिट साइड पे लिखते हैं कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू इंक्रीज होने पे आप क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आप लिखेंगे? ट्रायल बैलेंस के अंदर आप अपने सारे के सारे खातों को लिख देंगे, सारे के सारे खातों को लिख देंगे और उनका बैलेंस हम डेबिट और क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। जैसा अभी हमने देखा था, ट्रायल बैलेंस के अंदर सारा का सारा बैलेंस आ जाता है, ठीक है। सारा का सारा बैलेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर देते हैं ताकि हम एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकें। तो हम सारे के सारे अकाउंट्स को इसके अंदर लिख देंगे, जैसा आपको इस एग्जाम्पल में मैंने दिखाया था। एक बार फिर से देख लीजिए, ये देखिए, ये सारे के सारे जो अकाउंट्स हैं इन सब को हमने यहाँ पे लिख दिया। इनका जो भी बैलेंस था वो हमने डेबिट बैलेंस था तो यहाँ पे लिखा, क्रेडिट में था तो क्रेडिट में लिखा। तो अब देखिए, कैश इन हैंड, ठीक है, ये अकाउंट का नाम है, पर कैश इन हैंड आपका किस तरह का अकाउंट होता है? एसेट का अकाउंट होता है, आपने डेबिट साइड पे लिख दिया। ऐसे ही आपने बैंक लोन ले रखा है, लोन, लोन आपका एक लायबिलिटी टाइप का अकाउंट होता है जिसको आपने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, ठीक है। तो आपने ये सारे के सारे अकाउंट्स के नाम लिख दिए। पर अगर हम करें तो इन सारे अकाउंट्स को CLEAR के अंदर हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हर एक अकाउंट जो है वो इनमें से क्लासीफाई हो सकता है। तो आप ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस के अंदर आप सारे के सारे अकाउंट्स को लिख देंगे। अगर डेबिट में उनके पैसे थे तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट में थे तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अब आपको एग्जाम के लिए क्या याद करना है? देखिए, मैंने आपको 5 तरह की क्लासिफिकेशन बताई है, ठीक है। इसमें से आपसे एग्जाम में ये पूछेंगे कि ट्रायल बैलेंस के अंदर एक्सपेंस डेबिट साइड पे लिखा जाता है या क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ट्रायल बैलेंस के अंदर कैपिटल डेबिट साइड पे लिखी जाती है या फिर क्रेडिट साइड पर लिखी जाती है। इसी तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको हमेशा से कराता आ रहा हूँ, तो आपको अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक्सपेंस और एसेट जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट किया जाएगा, तो एक्सपेंस और एसेट नॉर्मली डेबिट वाले साइड पे लिखे जाएंगे। एसेट कहाँ पे आ रहा है? डेबिट में आ रहा है। एक्सपेंस कहाँ आ रहा है? डेबिट में आ रहा है। बाकी जो आपके 3 बचे, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, वो आपके क्रेडिट साइड पे आएंगे। याद करने का तरीका कि जब भी CL और R इंक्रीज होता है तो आप उसको क्रेडिट करते हैं, तो आपने उसको क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहीं पे आप कैपिटल भी लिख लीजिए, मैं लिखना भूल गया हूँ। कैपिटल भी एक तरह की लायबिलिटी होती है, तो वो भी आपकी क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको क्वेश्चन में या तो वो डायरेक्टली पूछ लेगा कि एक्सपेंस अकाउंट किस तरफ लिखा जाएगा, डेबिट साइड में होगा या फिर क्रेडिट साइड में होगा, या फिर वो आपसे क्या पूछ लेगा? आपसे पूछ लेगा, कोई आपको खर्चा दे देगा, ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट ट्रायल बैलेंस में डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। तो आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसा है? अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट है, और एक्सपेंस अकाउंट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, तो आप डेबिट साइड पे लिख देंगे उसको, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्जांपल दे देंगे कि फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट बताइए कि किस तरह का उनका बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस में वो किस तरफ लिखा जाएगा। तो फर्नीचर क्या है? आपका एसेट है, तो आप उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यही हो रहा है इसके अंदर भी। देखिए, कैश इन हैंड एसेट है, किस तरफ लिखा जा रहा है? इस तरफ लिखा जा रहा है, ठीक है। सेल्स, सेल्स क्या होती है? सेल्स आपका रेवेन्यू होता है, ठीक है। रेवेन्यू क्या होता है? CLEAR, यानी कि रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, तो फिर इसका बैलेंस भी जो है वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। तो रेवेन्यू बैलेंस आपने देखा क्रेडिट पे लिखा जा रहा है, ठीक है। तो जनरली ये जो फॉर्मूले हैं ये हमेशा अप्लाई होंगे, तो आप इस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं उनका, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस हमने ये सीख लिया है। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि 3 चीज़ें बनानी है अब हमें। कौन सी 3 चीज़ें? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है हमें, और हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, ठीक है। यहीं पे आप कुछ चीज़ें और याद करें कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है, ये दोनों के दोनों आपको प्रॉफिट हुआ है आपकी कंपनी को या फिर लॉस हुआ है ये बताते हैं। दोनों के दोनों मिलके ये बताते हैं, ये बताते हैं कि इस पूरे साल के दौरान हमने ये जो अकाउंट प्रिपेयर किया है ये 1 साल का किया है, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है कि इस 1 साल के दौरान आपको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, कितने का हुआ है, ये बताता है पूरे साल के दौरान। और बैलेंस शीट क्या बताती है? बैलेंस शीट बताती है कि साल के एंड में
आज जब मैं ये इस अकाउंट को प्रिपेयर कर रहा हूँ तो उस टाइम पे मेरे एसेट कितने हैं और मेरी लायबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस बताने वाले ये दोनों अकाउंट होते हैं। बैलेंस शीट बताती है कि एसेट और लायबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो मान लीजिए ये पूरे साल मेरा बिजनेस काम करता रहा, बहुत सारे बिस्किट बनाए हैं मैंने, बहुत सारे बिस्किट बेचे हैं मैंने। अब यहाँ पे मैंने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बताएगा कि इस पूरे साल के दौरान मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। दूसरा बनाऊंगा मैं यहाँ पे बैलेंस शीट। ठीक है, और ये बैलेंस शीट बताएगी कि इस दिन पर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हाउ मच एसेट और लायबिलिटी डू आई हैव, मेरे पास कितनी एसेट या फिर लायबिलिटी है। तो ये आपको याद रखना है कि एसेट और लायबिलिटी आप कहाँ पे दिखाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे। प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड चीज़ें आप ट्रेडिंग अकाउंट और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। अब इन दोनों के बीच में भी क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। उसके लिए आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी। देखिए, यहाँ पे समझते हैं उसको। मान लीजिए मेरी एक सिंपल सी इंडस्ट्री है। इस सिंपल सी इंडस्ट्री में मैं क्या करता हूँ, ये मेरी फर्म है। इस फर्म के अंदर मैं मार्केट से मैंने बाजार खरीद लेता हूँ, खुले बिस्किट खरीद लिए मैंने, ग्लूकोज के खुले बिस्किट खरीद लिए। उन बिस्किट को मैं यहाँ पे पैकिंग करता हूँ, इसके ऊपर अपना ठप्पा लगा देता हूँ। ठीक है, और फिर मैं इस बिस्किट को आगे मार्केट में बेच देता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से गुड्स खरीद रहा हूँ, मैं यहाँ से परचेज कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं गुड्स की या फिर स्टॉक कह लीजिए, स्टॉक की मैं सेल कर रहा हूँ। मैंने 100 गुड्स खरीदे, ठीक है, उसके ऊपर ठप्पा लगाया और मैंने 80 गुड्स बेच दिए। तो अब मेरे पास साल के एंड में, इस साल में मैं 80 ही बेच पाया हूँ, मैंने पूरे साल में 100 खरीदे थे। तो इस साल के एंड में मेरे पास कितना स्टॉक मेरे हाथ में पड़ा है जो मैं अगले साल मुझे बेचना होगा, 20। ठीक है, तो 20 स्टॉक मेरे पास अभी भी पड़ा है जो कि मैं अगले साल बेचूंगा। इस स्टॉक को कहा जाता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक बिजनेस किया, मैंने इस दिन स्टार्ट किया था, फिर पूरे साल में बिजनेस करता गया और इस डेट पे मैं अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूँ इस पूरे साल का। ठीक है, तो इस पूरे साल में मैंने 100 खरीदे थे, 80 बेच पाया हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 20 बिस्किट मेरे पास अभी पड़े हैं, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक 20 का है। फिर अगले साल मैं बिजनेस करूंगा और मैं यहाँ पे अकाउंट प्रिपेयर करूंगा। जब मैं यहाँ पे अकाउंट प्रिपेयर करता हूँ तो मैं क्या कहूँगा, तो मैं उसे दिखाऊंगा कि मैंने इस पूरे साल में, यहाँ से लेके इस पूरे साल में मैंने 70 बिस्किट खरीदे थे और 70 बिस्किट और खरीदे थे। तो मैं जब यहाँ पे अकाउंट प्रिपेयर करूंगा तो मैं क्या कहूँगा कि मैंने 70 बिस्किट और खरीदे थे, पर मेरे पास पिछले साल के 20 बिस्किट पड़े थे। तो ये जो 20 बिस्किट थे, ये 20 बिस्किट भी मुझे दिखाने पड़ेंगे। तो इस साल में मुझे कितने बिस्किट बेचने थे, मुझे 90 बिस्किट बेचने थे। तो मैं अपनी बुक्स के अंदर इसको कैसे लिखूंगा, इसको मैं अपनी बुक्स के अंदर लिखूंगा कि ये जो 20 थे जो कि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है, इस वाले अकाउंट के लिए जो पिछले साल का अकाउंट दिखा रहा है, इस वाले अकाउंट के लिए ये क्लोजिंग स्टॉक है। पर जो आगे का अकाउंट दिखा रहा है, इस अकाउंट के लिए ये एक ओपनिंग स्टॉक बनेगा। क्या बनेगा ये बनेगा ओपनिंग स्टॉक। तो मैं अपनी बुक्स के अंदर लिखूंगा कि जब मैंने अपनी बुक्स खोली थी इस साल के लिए, जब बुक्स खोली थी तो 20 बिस्किट मेरे पास ऑलरेडी पड़े थे। फिर मैंने 70 बिस्किट और खरीद लिए, तो मैं इस 70 को क्या दिखाऊंगा कि मैंने परचेज कर लिए। कितने परचेज कर लिए, 70 बिस्किट परचेज कर लिए और मुझे 90 बेचने थे। अब अगर इसमें से मान लीजिए मैं 80 ही बेच पाऊंगा तो मैं क्या दिखा दूंगा कि 10 मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो आपको ये चीज़ एक समझनी होगी कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, इसके अंदर से समझने में आपको टाइम लगेगा, समझाऊंगा मैं धीरे धीरे आपको। लेकिन जो चीज़ें एग्जाम में आ सकती हैं वो बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल वो देगा नहीं, एक एक न्यूमेरिकल करने में 20-20 मिनट लग जाते हैं। तो यूपीएससी न्यूमेरिकल आपको नहीं देगा। जो जो चीज़ें आपको याद करनी है वो मैं आपको एक जगह पे लिखी हुई दे दूंगा, पर उनको याद करने के लिए ये आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं इसको एक धीरे से अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ। तो आप ये स्टॉक का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने 100 बिस्किट खरीदे थे, फिर मैं उसकी पैकेजिंग कर रहा हूँ और आगे बेच रहा हूँ। तो मेरा खर्चा क्या हो रहा? पहला खर्चा तो मेरा यही है कि मैं 100 बिस्किट खरीद रहा हूँ।
बेचने के लिए, ठीक है। तो इन 100 बिस्किट की कोई ना कोई कीमत होगी, मैं उसको 100 रुपये ही मान लेता हूँ। फिर इस बिस्किट को जब मैं अपनी फैक्ट्री में लेके आ रहा हूँ, तो मैंने ट्रक को हायर किया था, वो ट्रक इन बिस्किट को मेरी फैक्ट्री तक लेके आया था। तो मेरे पास एक और चार्ज हो गया, वो किस चीज़ का हो गया? कैरेज इनवर्ड, ठीक है। सामान लेके आने के मेरे कुछ रुपए और लग गए, ठीक है। इसको कैरेज इनवर्ड कहा जाता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लोगों को, फैक्ट्री के अंदर कुछ मजदूर काम कर रहे होंगे, सबके हाथ में एक एक मोहर है, और वो हर एक मोहर उस बिस्किट की पैकेट पे स्टैंप मारे जा रहे हैं, जिससे वो बिस्किट अब मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उनको वेजेस दे रहा हूँ। इसको मैं कैसे लिखता हूँ? इसको मैं लिखता हूँ वेजेस, या तो मैं वेजेस लिखूंगा या फिर लिखूंगा वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। यहाँ पे ये खर्चा हो रहा होगा, फिर मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो रहा होगा, उस बिस्किट को पैकेजिंग करने में इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो रहा होगा। तो ये सारे के सारे मेरे कौन से खर्चे हैं? इन सारे खर्चों को मैं डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस कह दूंगा। डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस होते हैं? ये वो खर्चे होते हैं जो कि मेरा प्रोडक्ट बनाने में लग रहा है। मैं जिस प्रोडक्ट का आगे बिजनेस करने वाला हूँ, उस प्रोडक्ट को बनाने में मेरा जो भी खर्चा लग रहा है, उसको डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। दूसरा तरीका इसको समझने का, कि मेरी फैक्ट्री के अंदर जितना भी खर्चा हो रहा है, वो सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। तो ये सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। अब क्या हुआ, मैंने ये सारा का सारा सामान बना लिया। इस सामान को बनाने के बाद अब मुझे ये सामान सप्लाई करना है, मार्केट के अंदर बेचना है। तो जब मैं इसको बेचने जाऊंगा, तो मैंने एक ट्रक हायर किया जो मेरे सामान को बाहर ले जा रहा है। इस ट्रक को मेरे को कुछ पैसे देने पड़ेंगे, जिसको मैं कहूँगा कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। इसके ऊपर मेरा कुछ खर्चा हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने मार्केटिंग के लिए एक टीम हायर कर रखी है। ये मार्केटिंग की टीम मुझे बताती है कि मैं किस स्ट्रेटेजी से अपने सामान को बेचूं। इस मार्केटिंग की टीम के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनको मुझे क्या देनी होगी? सैलरी। तो उसको मैं कैसे लिखता हूँ? सैलरी, या फिर मैं लिखूंगा सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। अब डिफरेंस देखिए, जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जब फैक्ट्री के अंदर बात कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादातर मज़दूरों की बात कर रहा हूँ। तो मज़दूरों को जो पैसे मैं देता हूँ, उसको मैं या तो वेजेस कहूँगा या फिर वेजेस एंड सैलरी कहूँगा। ये एक नाम है, ठीक है, वेजेस या फिर वेजेस एंड सैलरी। लेकिन जो मज़दूर नहीं है जो कि बाहर दूसरा काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई अकाउंटेंट है, मैंने अपनी फैक्ट्री के अंदर, अपनी फर्म के अंदर एक अकाउंटेंट को रखा है, तो ये अकाउंटेंट भी सैलरी ले रहा होगा। तो इसके पैसे को, इसको जो मैं पैसे दे रहा हूँ, उसको मैं वेज नहीं कहूँगा, उसको मैं कहूँगा सैलरी, या फिर सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। यहाँ पे वेजेस पहले था, यहाँ पे सैलरी पहले है, ठीक है। तो जब मेरा सामान बन गया है, तो उसको बेचने का भी कुछ खर्चा होगा। वो बेचने का खर्चा क्या है? कैरेज आउटवर्ड का खर्चा, मार्केटिंग के लोगों की सैलरी का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी उसका खर्चा, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेरे दूसरे तरह के खर्चे हो गए। ये सारे खर्चे, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मान लीजिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये ही खर्चे कर रहा हूँ, ये वाले, सिर्फ और सिर्फ मैं ये ही खर्चे कर रहा हूँ। तो क्या मैं सामान बेच पाऊंगा? नहीं, मैं सामान ही नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई बिस्किट ही नहीं है, मेरे पास कोई बिस्किट ही नहीं है बेचने के लिए। तो ये मार्केटिंग टीम क्या कर लेगी? ये जो ट्रक मैंने हायर किया था कैरेज आउटवर्ड करने के लिए, वो ट्रक क्या कर लेगा मेरे लिए? कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसको ले जाने के लिए बिस्किट ही नहीं है। और बिस्किट बनाने, इसीलिए बिस्किट बनाने वाला काम यहाँ तक हो जाता है, यहाँ तक बिस्किट बन रहे हैं, और यहाँ पे बिस्किट को बेचने का काम हो रहा है। तो बिस्किट बनाने बनाने में जो भी खर्चा होगा, बिस्किट बनाने बनाने में जो भी खर्चा होगा, वो सारा खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाया जाएगा। फिर उसके बाद जब बिस्किट बन गया है, उसके बाद जो भी खर्चा होगा, उसको कहेंगे हम इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये समझ में आ गई, आपका देखना काम बहुत ही आसान हो जाएगा आगे का। अब एक और चीज़ जो आपको समझनी है इसी टॉपिक में, इसी से जुड़ी हुई, वो चीज़ क्या है? देखिए, मेरी कंपनी है, इस कंपनी ने बिस्किट बेचने का काम करना है, इस कंपनी ने बिस्किट बेचने का काम करना है। तो इसका जो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी है वो क्या है? बिस्किट को बेचना, ठीक है। इस बिस्किट को बेच के इसके पास जो भी पैसा आएगा, उस पैसे को कहते हैं डायरेक्ट रेवेन्यू,
इस बिस्किट को बेच के जो भी पैसा आएगा उसको कहते हैं डायरेक्ट रेवेन्यू। अब मान लीजिए यहाँ पे मेरी फैक्ट्री में डेली का न्यूज़पेपर आता था। ठीक है, फैक्ट्री में लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, मुझे मंगाना होता था। ठीक है, तो ये जो न्यूज़पेपर आता था, ये मैं साल के एंड में पूरे रद्दी के भाव में बेच देता था, रद्दी के भाव में बेच दिया, तो इससे भी मेरे को कुछ पैसा आ रहा है। ऐसे ही मान लीजिए मैंने फैक्ट्री का कोई हिस्सा किसी को किराए पे दे दिया था। फैक्ट्री का ये हिस्सा मैंने सुरेश को किराए पे दे दिया था, वो यहाँ पे कुछ काम करता था और बदले में मुझे किराया देता था। ये जो किराए पे मैंने दुकान चढ़ाई है, ये मेरी बिजनेस एक्टिविटी नहीं थी। मेरी बिजनेस एक्टिविटी है बिस्किट को बेचना, लेकिन मैंने सिर्फ उसको किराए पे चढ़ा दिया ताकि थोड़ी बहुत इनकम आ जाए, मैं उसको चढ़ा चढ़ा सकता था। तो ये जो मेरे पास रेंट आ रहा है, ये भी एक इनकम दे रहा है। तो ये भी जो है, ये भी एक तरह के रेवेन्यू होते हैं, लेकिन ये रेवेन्यू डायरेक्टली मेरे बिजनेस से जुड़े हुए नहीं हैं, ये इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं मेरे बिजनेस से। इसीलिए मैं इन रेवेन्यू को कहता हूँ इनडायरेक्ट रेवेन्यू। ये होते हैं इनडायरेक्ट रेवेन्यू। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि एक्सपेंसेस दो तरह के हो सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसी तरह से आपने पढ़ा कि जो रेवेन्यू है वो भी दो तरह का हो सकता है, डायरेक्ट रेवेन्यू और इनडायरेक्ट रेवेन्यू। तो अब आप फिर से जो हमने ट्रायल बैलेंस देखा था, एक बार हम फिर से वो देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, आप देखिए ध्यान से। इसका एक्सपेंस के सेक्शन देखिए और इनकम का सेक्शन देखिए। इसके अंदर आपको एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि जो एक्सपेंस हैं वो दो तरह के दिखाए हैं मैंने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो इनकम है वो भी दो तरह की दिखाई है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इनकम जो भी होंगी वो आप क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो आपको, जितने भी आपके एक्सपेंस हो जाएंगे वो सारे के सारे आप डेबिट साइड पर दिखाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, चाहे डायरेक्ट एक्सपेंस हो चाहे इनडायरेक्ट हो, वो डेबिट बैलेंस में आएगा। जो इनकम है वो चाहे डायरेक्ट हो या इनकम हो, वो क्रेडिट में आएगा। ठीक है, एसेट आपका डेबिट में आएगा, कैपिटल और लाइबिलिटीज आपकी क्रेडिट में आएगी, जो हम ऑलरेडी अच्छे से देख चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका ट्रायल बैलेंस में पूरा का पूरा समझ में आ गया। अब इसी कॉन्सेप्ट से आपके ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आपका क्लियर हो जाएगा। जो भी प्रॉफिट होता है, हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट कितना होता है। बिजनेस का प्रॉफिट होता है कि उसने कितनी कमाई कर ली, माइनस में उस कमाई को करने के लिए उसका कितना खर्चा हुआ था, उसका एक्सपेंस क्या हुआ था। ये हमारा हमेशा से प्रॉफिट का वो होता है। यानी कि मान लीजिए मैंने 80 रुपये के बिस्किट बनाने में मेरे 80 रुपये लगे थे और उन बिस्किट को मैंने 100 रुपये का बेच दिया, तो मेरे पास 20 रुपये का प्रॉफिट आ गया। अगर यहीं पे मेरी इनकम कम होती और मेरा एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता तो मुझे 20 रुपये का लॉस हो रहा होता। तो ये हमारे प्रॉफिट और लॉस, हम एक्सपेंडिचर में से या फिर एक्सपेंस में से इनकम माइनस करके, या फिर इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करके हमें प्रॉफिट या लॉस पता चलता है। इन शॉर्ट, हमें इनकम और एक्सपेंस को देखना होता है प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। ठीक है, ये मैं जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हमने लेक्चर के शुरुआत में बात की थी कि जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ये दो अलग अलग अकाउंट बनते हैं। जैसे हमने लेजर में अकाउंट बनाए थे, वैसे ही इसके दो अकाउंट बनते हैं अलग अलग। और ये दोनों के दोनों अकाउंट हमें क्या बताते हैं? ये हमें बताते हैं कि पूरे साल जो हमारा बिजनेस काम करता रहा है, उस पूरे साल में हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें प्रॉफिट या लॉस बताता है। बैलेंस शीट का मैंने क्या बताया था, वो क्या बताती है? वो बताती है कि साल के एंड में मेरे बिजनेस के पास कितने एसेट हैं, कितनी लायबिलिटी है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हमें प्रॉफिट या लॉस बताता है, और प्रॉफिट और लॉस हमें पता चलती है इनकम और एक्सपेंडिचर से। ठीक है, ये हमें पता चल चुका है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मान लीजिए एक आदमी था ए, जिसने अपना बिस्किट वाला बिजनेस चालू किया था। वो कहता है कि तुमने जो मेरे को अकाउंट्स प्रिपेयर किया, पहले मुझे सिंपल सिंपल ये बता दो कि मेरी फैक्ट्री में बिस्किट बनाने में कितना खर्चा हुआ, और उस बिस्किट को, ये बिस्किट मेरा कितने का बिक गया। उसने सीधा ये पूछा। उसने क्या पूछा कि ये बता दो इस बिस्किट को बनाने बनाने में क्या खर्चा हुआ, यानी कि फैक्ट्री में क्या क्या खर्चा हो गया, यानी मेरे को बिस्किट बनाने में जो भी खर्चा होता लगता है वो बता दो। तो डायरेक्ट एक्सपेंस पूछा उसने। उसने पूछा कि डायरेक्ट एक्सपेंस ये है, अब ये बता दो कि ये बिस्किट मेरा बिकता कितने का है।
यानी कि उसने डायरेक्ट इनकम पूछ ली या फिर डायरेक्ट रेवेन्यू पूछ लिया, ठीक है। उसने ये दोनों चीज़ें पूछ ली। जब उसको ये दोनों चीज़ें मिल गई तो वो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से वो प्रॉफिट निकाल लेगा, ठीक है। सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम से वो प्रॉफिट निकाल लेगा। इस प्रॉफिट को कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो ये ए को ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। फिर उसके बाद उसने कहा कि ये तो चलो मेरे को ये पता चल गया कि मेरा बिस्किट कितने का बन जाता है, बनाने में कितना खर्चा होता है ये पता चल गया। उसको बेच दिया, ठीक है। उसके बेचने के बाद कितनी इनकम हुई ये पता चल गया। अब मुझे ये बता दो कि बनाने का तो ये खर्चा हो गया, लेकिन जो हमने एडवर्टीजमेंट की होगी, जो हमने मार्केटिंग टीम को कुछ पैसे दिए होंगे, जो हमने ट्रांसपोर्ट वाले को कैरेज आउटवर्ड दिया होगा, वो बता दो मुझे कि वो कितना हुआ। वो होता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। फिर उसने कहा कि ये तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस पता चल गया, अब मुझे ये बता दो कि बिस्किट बेच के जो इनकम हो रही थी वो तो पता चल गई। अब ये बता दो कि मैंने जो न्यूज़पेपर की रद्दी बेची थी उससे कितने पैसे मिले। मेरे पास अगर कोई कमीशन आनी थी वो कमीशन कितनी थी। मैंने अगर कोई रेंट पे दे रखा था तो रेंट कितना आया। यानी कि मुझे ये बता दो कि मेरा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मेरी इनकम कितनी हो रही है। तो उसने इनडायरेक्ट इनकम बता दी। अब क्या होता है, वो इन दोनों का इफेक्ट देख लेगा क्या हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए उसको पहले हो रहा था इस वाली स्टेज में, इस वाली स्टेज में उसको ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा था, ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा था। अब उसको यहाँ पे असली प्रॉफिट देखना है कि ट्रू प्रॉफिट बता दो मुझे, ट्रू प्रॉफिट क्या हो रहा है। ये तो सिर्फ वो प्रॉफिट है जो मुझे बिस्किट बनाने पे खर्चा हो रहा था और बिस्किट बेचने पे इनकम हो रही थी, उन दोनों का डिफरेंस। अब मेरी इंडस्ट्री जो है सिर्फ यही खर्चा थोड़ी कर रही है, वो कुछ और भी खर्चा कर रही है। मेरे को उसको भी तो अकाउंट में लेना पड़ेगा। मेरी इंडस्ट्री से कुछ और भी तो इनकम हो रही है, भले ही वो डायरेक्टली बिस्किट बेचने से नहीं जुड़ी हुई, पर इनडायरेक्टली इनकम तो हो रही है। तो अब मेरे को ट्रू प्रॉफिट जानना है। इस ट्रू प्रॉफिट को नाम दिया जाता है नेट प्रॉफिट। तो वो कहता है कि अब मुझे नेट प्रॉफिट बताओ। तो अकाउंटेंट या फिर सीए क्या कहता है, वो कहता है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट इतना हुआ था, मान लेते हैं 100 रुपये। आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान लेते हैं 10 रुपये, इनडायरेक्ट इनकम मान लेते हैं 5 रुपये, ठीक है। तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि आपकी इस वाली स्टेज में, इस वाली स्टेज में आपका 5 रुपये ज़्यादा खर्चा हो रहा है, 5 रुपये ज़्यादा खर्चा हो रहा है। यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो रहा था 100 रुपये, यहाँ पे आपका खर्चा हो रहा है 5 रुपये। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 95 हो गया, यही तो होगा। अब दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट तो अभी भी 100 रुपये ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो रहा है 5 रुपये और इनडायरेक्ट इनकम हो रही है 10 रुपये, यानी कि आपकी टोटल इनकम हो रही है 5 रुपये की। तो आपका सीए क्या बोल देगा कि आपको नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है। 100 रुपये तो तुम्हें बिस्किट बेच के ही मिल रहे थे, प्लस में 5 रुपये आपको ये इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली चीज़ों को लेके मिल रहे हैं। तो आपको नेट प्रॉफिट 105 रुपये का हो रहा है। तो इन शॉर्ट ये क्या हो रहा है, इसके अंदर वो क्या करता है, वो ग्रॉस प्रॉफिट लेता है। ग्रॉस प्रॉफिट में जो भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम हो रही है उस इनडायरेक्ट इनकम को जोड़ देता है, इनडायरेक्ट इनकम को जोड़ देता है और इसमें से माइनस कर देता है इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर को। यही चीज़ तो हो रही है, उसके बाद आपको आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको मिलता है नेट प्रॉफिट। तो पहली स्टेज में वो सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट निकालता है, दूसरी स्टेज में वो नेट प्रॉफिट निकाल के रख देता है, ठीक है। ये तो प्रॉफिट का एग्जांपल हो गया। यहीं पे अगर लॉस हो रहा होता तो इस वाली स्टेज में क्या मिलता उसको, इस वाली स्टेज में उसको मिलता ग्रॉस लॉस, कि मेरे को कितना लॉस हो रहा है बिस्किट बिस्किट के ऊपर। यहाँ से ग्रॉस लॉस आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर नेट लॉस निकालना है, नेट लॉस निकालना है तो वो क्या करेगा, इस ग्रॉस लॉस के अंदर इस इनडायरेक्ट खर्चे को जोड़ देगा। मान लीजिए लॉस हो रहा था 100 रुपये का, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान लेते हैं 5 रुपये का है, इनडायरेक्ट इनकम मान लेते हैं 10 रुपये की है, ठीक है। तो ग्रॉस लॉस के अंदर वो इस एक्सपेंडिचर को जोड़ देगा प्लस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो कि हमारा है 5 रुपये, 5 रुपये जोड़ देगा लॉस में और इसमें से क्या माइनस कर देगा, इनकम को माइनस कर देगा, माइनस इनडायरेक्ट इनकम। तो ये कितनी हो गई 10। तो वो कहेगा कि आपको 105 रुपये का लॉस हो रहा है, 105 रुपये का नेट लॉस हो रहा है, नेट लॉस। तो देखिए हमने क्या देखा कि पहली स्टेज में हम ग्रॉस वाली चीज़ें देखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस। दूसरी स्टेज में हम नेट, नेट प्रॉफिट या लॉस देखते हैं। ये जो पहली स्टेज होती है यहाँ पे बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट।
और जो नेट वाला होता है, नेट वाली स्टेज पे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और क्या याद रखेंगे आप? और आप याद रखेंगे कि ये जो हो रहा है ट्रेडिंग अकाउंट जो हो रहा है, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट वाली चीज़ें ले रहे हैं। पहली स्टेज में देखा था आपने, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट चीज़ें आ रही थी, और दूसरी स्टेज के अंदर आप इनडायरेक्ट का भी इफेक्ट इसके अंदर दिखा देते हैं। तो ये आपके ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस तरह से बनते हैं। अब इसके हम नोट्स देख लेते हैं एक बारी। ये देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट साइड पे लिखा जाता है और डायरेक्ट इनकम क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है। आपको क्या याद रखना है इसमें, आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? आपसे सीधा पूछेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर एक्सपेंस लेफ्ट साइड पे आता है या राइट साइड पे आता है, डेबिट साइड पे आता है या क्रेडिट साइड पे आता है, तो आप ये लिख देंगे। हो सकता है वो आपको एक स्टेटमेंट दे दे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, तो आप उसको गलत कर देंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस दिखाता है और डायरेक्ट इनकम दिखाता है। देखिए, अब यहाँ पे अगर आपकी इनकम, ठीक है, ये भी एक तरह का अकाउंट है, तो लेजर में अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, और हमने पहले भी देखा हुआ है और आज भी देखा कि इन सारे अकाउंट्स को हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का क्या मतलब होता है? लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए अब आप, ये मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ एक। ट्रेडिंग अकाउंट में मेरे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो गए 50 रुपये के, और मेरी डायरेक्ट इनकम हो गई 100 रुपये की। मुझे इसे बैलेंस्ड रखना है, तो देखिए साफ पता चल रहा है मेरी इनकम जो है वो ज़्यादा है, तो 100 रुपये की मेरी इनकम हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी इनकम को अपने एक्सपेंस के बराबर कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे देखिए ये 100 रुपये है, ये 50 रुपये है। अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है, तो मुझे यहाँ पे भी 50 रुपये जोड़ने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ 50 रुपये जोड़ दूंगा, और मैं उसको कहूँगा बैलेंस जोड़ दिया है। ठीक है, ये क्यों किया मैंने? क्योंकि मेरी इनकम मेरे एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है। मेरी जो इनकम है मेरे एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, और जब मेरी इनकम मेरे एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होती है तो मुझे क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक है, प्रॉफिट होता है। तो ये जो 50 रुपये हमने जोड़े हैं, ये बेसिकली क्या है? ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो है। हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही तो जोड़ते हैं। तो ये जो बैलेंस है, इस बैलेंस को मैं कहूँगा ग्रॉस प्रॉफिट। इस बैलेंस को मैं क्या कहूँगा? इस बैलेंस को मैं कहूँगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये किस केस में होता है? जब मेरी इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होती है। ठीक है, जब मेरी इनकम ज़्यादा है तो मेरी राइट हैंड साइड बड़ी है लेफ्ट हैंड साइड से, तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट को किस तरफ लिखूंगा? इस तरफ लिखूंगा। अब आपसे एक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट किस साइड पर लिखा जाता है? डेबिट साइड पर आप उसको दिखाते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। दूसरे एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? दूसरे एग्जाम्पल में इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपकी जो डायरेक्ट इनकम है वो 50 रुपये है, और डायरेक्ट खर्चा जो है वो 100 रुपये का है। ठीक है, यानी कि आपका जो खर्चा है वो ज़्यादा बढ़ा है एज कम्पेयर टू आपकी इनकम। तो ये तो आपको पता ही चल गया कि आपको लॉस हो रहा होगा। और हमें क्या करना है? हमें इस अकाउंट को बैलेंस करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है। अभी इक्वेशन क्या है? 100 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 50। अभी यही हमारी वो बन रही है इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन बन रही है हमारी 100 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 50। हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा इस साइड पर ताकि ये 100 के बराबर हो जाए। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 माइनस 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 50। तो हमें ये पता चल गया कि हमें यहाँ पे 50 रुपये जोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, 50 रुपये हम जब यहाँ जोड़ देंगे तो इसको हम बैलेंस कहते हैं नॉर्मल अकाउंट्स में, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में इस बैलेंस को हम क्या कहेंगे? क्योंकि हमारी इनकम कम है हमारे खर्चे से, तो हमें लॉस हो रहा है, तो इस लॉस को हम कहेंगे ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो आपको क्या स्टेटमेंट आ जाएगी कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ग्रॉस लॉस किस साइड पर दिखाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप इस तरफ लिखेंगे, लॉस हो रहा है तो इस तरफ। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? आपकी डायरेक्ट वाली चीज़ों को अकाउंट में लिया जाता है, इससे आपकी ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस आ जाता है। ये दोनों एक साथ नहीं होंगे, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ठीक है, अब मान लीजिए अब हम अगली स्टेप में जाएंगे। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस वाली चीज़ें मिल जाती हैं,
फिर इस ग्रॉस वाली चीज़ के अंदर हम इनडायरेक्ट वाली चीज़ों की जो भी इफ़ेक्ट होता है उसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, और हमें फिर क्या मिल जाता है उससे, हमें उससे मिल जाता है नेट प्रॉफिट या फिर लॉस। तो वो दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मान लीजिए आपको प्रॉफिट हुआ था, तो हमने क्या देखा था, जब आपको ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो आप उसके अंदर जोड़ देते हैं इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम जोड़ देते हैं आप उसके अंदर, और माइनस कर देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस को। ठीक है, तो यही हो रहा है, प्रॉफिट जो यहाँ पे हुआ था उसको यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम में जोड़ दिया और एक्सपेंस उसमें से घटा देंगे। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे कर देंगे। तो वही सेम चीज़ हो रही है यहाँ पे, जो आएगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आ जाएगा। ये भी सेम, नेट प्रॉफिट आप देख लीजिए किस साइड रहेगा और नेट लॉस किस साइड रहेगा, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है ऊपर वाला। और बैलेंस शीट के अंदर हम क्या दिखाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर हम दिखाते हैं लायबिलिटीज़ और एसेट। इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आप लायबिलिटीज़ को लेफ्ट साइड में दिखाएंगे और एसेट को राइट साइड में दिखाएंगे। आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि लायबिलिटीज़ आर शोन ऑन विच साइड ऑफ द बैलेंस शीट, तो आप उसको कहेंगे ऑन द लेफ्ट साइड, इसको कहेंगे राइट साइड। ठीक है, दूसरी चीज़, ये सोल प्रोपराइटर की बात कर रहे हैं, यानी कि मैंने 100 रुपये लगा के एक बिज़नेस खड़ा किया, वो बिज़नेस पूरे साल काम करता रहा, और साल के एंड में मुझे एक नेट प्रॉफिट हो गया 5 रुपये का, नेट प्रॉफिट हो गया 5 रुपये का। मैं ओनर हूँ, मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो इस बिज़नेस को जो भी प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा प्रॉफिट मुझे देना पड़ जाएगा। ठीक है, मुझे देना पड़ जाएगा। तो देखिए, हमने पहले भी एक कॉन्सेप्ट किया था जो आपको याद होगा, एंटिटी प्रिंसिपल किया था। एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो ओनर है, ओनर एक अलग एंटिटी है, और जो उसकी फर्म है, जो उसका बिजनेस है, वो एक अलग एंटिटी है। यानी कि अगर ओनर इस फर्म में 100 रुपये लगा रहा है, तो फर्म क्या कहेगी, फर्म कहेगी कि मेरे को 100 रुपये कैश मिल तो गया है, ये मेरे पास कैश है अभी, लेकिन ये कैश मुझे कभी ना कभी वापस करना पड़ेगा। तो ये फर्म अपने अकाउंट्स में क्या दिखाती है, अपने अकाउंट्स में दिखाती है कि मेरे पास कैश आ गया 100 रुपये का, लेकिन मेरे पास एक लायबिलिटी भी बन गई है, मेरे पास एक लायबिलिटी भी बन गई है कि मुझे ये 100 रुपये वापस करने हैं कभी ना कभी। और क्योंकि ये लायबिलिटी ओनर की वजह से हुई है, तो इस लायबिलिटी को मैं कहता हूँ कि ये एक कैपिटल मिला है। ठीक है, तो वो क्या कहेगा कि एक कैपिटल था जो बिजनेस का, वो 100 रुपये था, ये 100 रुपये कभी ना कभी इस ओनर को वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर ये, अगर उसका ओनर नहीं है, कोई और आदमी है, मान लीजिए श्याम नाम का एक कोई और आदमी है, श्याम नाम का आदमी 100 रुपये उधार दे, किसी बिजनेस को 100 रुपये वो उधार दे दे। ठीक है, तो बिजनेस क्या कहेगा कि मेरे पास कैश तो आया है 100 रुपये का, लेकिन ये जो कैश है ये लायबिलिटी भी है मेरे पास, क्योंकि मुझे शाम को ये पैसा वापस भी करना पड़ेगा। तो इस केस में हम इसको लायबिलिटी ही दिखाएंगे, क्योंकि श्याम श्याम जो है वो ओनर नहीं है। ओनर जब पैसा लगाता है तो उस पैसे को कैपिटल कहा जाता है, लेकिन ये जो कैपिटल है ये बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी की तरह काम करती है, क्योंकि बिजनेस को ये पैसा कभी ना कभी वापस करना है। तो अब आप क्या कहेंगे कि बैलेंस शीट के अंदर जब मैं लायबिलिटीज़ दिखा रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे कैपिटल दिखानी पड़ेगी, ये ओनर का वो पैसा है जो ओनर इन्वेस्ट कर चुका है, और ये मुझे ओनर को वापस करना पड़ेगा। तो देखिए हमारे एग्जाम्पल में क्या था, ओनर ने 100 रुपये लगाए बिजनेस के अंदर, फिर बिजनेस काम करता रहा और साल के एंड में प्रॉफिट हो गया 5 रुपये का। तो ये 5 रुपये बिजनेस किसको देगी, ये 5 रुपये भी तो इसी ओनर के पास जाएंगे, तो जो भी नेट प्रॉफिट होगा वो इसी ओनर का तो होगा। तो ये जो नेट प्रॉफिट है वो हम बैलेंस शीट में किस साइड दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये बिजनेस को अपने ओनर को वापस करना पड़ेगा, बिजनेस इस प्रॉफिट को ओनर को दे देगा, ओनर को सौंप देगा। ठीक है, तो अगर ओनर प्रॉफिट ले रहा है तो बिजनेस का लॉस होगा, तो उसका नुकसान किसके पास जाएगा, तो उसका नुकसान भी ओनर के पास जाएगा। यानी कि मान लीजिए ओनर ने 100 रुपये की कैपिटल लगाई थी, पूरे साल बिजनेस काम करता रहा और उसे 5 रुपये का नुकसान हो गया, तो हम साल के एंड में जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो हम अपनी लायबिलिटी साइड पे क्या लिखेंगे कि कैपिटल थी 100 रुपये, उसमें से नेट लॉस हो गया 5 रुपये का,
तो अब ओनर को कितने रुपए मिलेंगे, 95 रुपए ओनर को दे दिए जाएंगे। तो नेट लॉस हो या फिर नेट प्रॉफिट हो, दोनों ही चीज़ें ओनर की कैपिटल पे रिफ्लेक्ट करती हैं। ओनर की कैपिटल 100 रुपये थी और नेट प्रॉफिट हो गया 5 रुपये का, तो ओनर को कितने रुपए मिल जाएंगे, 105। ओनर की कैपिटल 100 रुपये थी और नेट लॉस हो गया 5 रुपये का, तो ओनर को कितना पैसा मिलेगा, 95 मिलेगा। तो बैलेंस शीट ये चीज़ें दिखाता है। यहाँ तक आपको सब कुछ याद करना है, ठीक है। यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं, और मतलब इतना ही आपको देखना है। अब बस हम इसके अंदर थोड़ी सी डिटेल्स और देखेंगे, उन डिटेल्स को देख लेते हैं अब हम। अब देख लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको नोट करनी है, क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपसे वो बेसिकली यही पूछते रहेंगे कि डेबिट साइड क्या आएगा, क्रेडिट साइड क्या आएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, आपको ये जो मैंने बना के दे दिया है आप इसको बस रट लेना अच्छे से, ठीक है। इसी में से ही आपको क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि परचेजेस डेबिट साइड लिखोगे या क्रेडिट साइड लिखोगे ट्रेडिंग बैलेंस के अंदर, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इसी में से आपकी आ जाएंगी। देखिए हमने ऊपर क्या देखा था कि आपके जो ट्रेडिंग बैलेंस होता है, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट होता है, अगर मैं कहीं पे बैलेंस बोल गया हूँ ट्रेडिंग बैलेंस तो वो नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं इसको। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ये देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लेफ्ट साइड पे आपके एक्सपेंस आएंगे, कौन से, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये वो एक्सपेंस हैं जो आपको डायरेक्ट सामान बनाने में जो आपका खर्चा हुआ है, जो फैक्ट्री के अंदर खर्चा हुआ है। और फिर हो जाएगी डायरेक्ट इनकम, ये वो इनकम है जो आपको सामान, जो आपका प्राइम बिजनेस है, वो बिजनेस करने के बाद जो आपको इनकम हो रही है वो डायरेक्ट इनकम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस साइड लिखी जाती है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका सारा का सारा खर्चा आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा, ठीक है। कौन सा वाला, डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि सामान बनाने में जो भी खर्चा हुआ। तो पहले तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले आप वो वाला स्टॉक जो आपका पिछले साल बच गया था वो स्टॉक यहाँ पे लिखेंगे। जो भी सामान, मान लीजिए इससे पिछले साल आपने 100 सामान खरीदे थे, उसमें से 80 बेच पाए, 20 सामान आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में पिछले साल था। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक होगा और उसको कहाँ पे लिखा जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले वही लिखा जाता है। तो ये तो पुराने साल का स्टॉक हो गया। प्लस में आप इस साल भी कुछ सामान खरीद रहे होंगे, जैसे पिछले साल आपने 100 खरीदे थे और 80 बेचे थे, इस साल आपके पास 20 सामान पहले से है, फिर आपने मान लीजिए 70 सामान और खरीद लिया, तो आपके पास अब टोटल सामान कितना है, 90 का सामान है। तो ये आपके सारे के सारे परचेजेस हो जाएंगे। परचेजेस के अंदर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कुछ कुछ परचेज आपने जो स्टॉक खरीदा है, आपने जो गुड्स खरीदे हैं, मान लीजिए आपने 70 गुड्स इस साल खरीदे, 70 में से आपके 10 गुड्स ऐसे थे जो आपको पसंद नहीं आए और आप उसको वापस कर देते हैं। याद है आपको, हमने डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सारी चीज़ें की थी। तो ये वही वाली चीज़ है कि आपने 70 का सामान खरीदा था पर 10 सामान आपने वापस भेज दिया, तो आपके पास अब कितना सामान बचा, 60 सामान बचा। तो इसको कैसे दिखाया जाता है, परचेजेस, और उस परचेज में से माइनस कर देंगे हम परचेज रिटर्न। तो परचेज हमारे पास मान लीजिए 70 था, परचेज रिटर्न हमारे पास 10 थे, तो यहाँ पे हम 60 लिख देंगे, 70 में से 10 माइनस। फिर उसके बाद पहले तो ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेजेस, फिर जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस आपको दे रखा है वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। इस कॉलम में सारा का सारा वो डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएंगे, एक एक करके उनकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही इस तरफ आपको क्या लिखना है, इस तरफ आपको इनकम लिखनी है, कौन सी वाली, डायरेक्ट इनकम, जो सामान बेच के आई है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, सेल्स। तो देखिए आपने मान लीजिए इस वाले एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं कि आपने 20 आपका ओपनिंग स्टॉक था, 70 आपने नए परचेज कर लिए, इस नए परचेज में से 10 सामान आपको पसंद नहीं आया, फॉल्टी था, डिफेक्टेड था, आपने वापस कर दिया, तो 60 सामान आपके पास इस साल आया, तो टोटल सामान आपके पास 80 है। इस 80 में से आपने मान लीजिए 70 की सेल कर दी, तो ये आपकी 70 की सेल हो जाएगी। लेकिन जब आप सेल करते हैं तो बहुत सारा सामान आपका वापस भी आ जाता है। याद कीजिए कॉन्सेप्ट किया था हमने सेल्स रिटर्न का, तो मान लीजिए यहाँ पे भी 10 सामान आपके ग्राहक ने आपको वापस कर दिया कि हमें नहीं चाहिए आपका यह सामान, तो आपने सेल कितने की है, 60 की है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे दिखाएंगे कि टोटल सेल्स ये हुई, उसमें से कुछ सेल्स रिटर्न, कुछ सामान वापस आ गया, वो ये हुआ। मान लीजिए ये 70 थे, ये 10 थे, तो टोटल 60 यहाँ पे हम लिख देंगे। और फिर लास्ट में हम लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक, जो कि यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है। फिर हम देखेंगे कि कौन सी साइड बड़ी है, क्या ये वाली साइड बड़ी है या ये वाली साइड बड़ी है। तो फिर से वही, अगर इनकम साइड बड़ी है एक्सपेंडिचर से तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिखाता है, और ग्रॉस प्रॉफिट हम इस तरफ लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। और अगर ये नहीं हुआ है, दूसरी केस हुई है, यानी कि हमारी इनकम कम है हमारे खर्चे से, तो हमें लॉस हो रहा है, तो लॉस हम इस तरफ दिखा देंगे। और यही दोनों चीज़ें जो हैं, देखिए इस एग्जांपल में क्या हो रहा था, ये जो हमने कॉन्सेप्ट किया था, इस कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो, या ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस है, इन दोनों में से जो भी चीज़ है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो रहा है, ग्रॉस लॉस ट्रांसफ़र हो रहा है। कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, और अगर लॉस हो रहा था तो लॉस को भी ट्रांसफ़र कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। ये आपका पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे डायरेक्ट खर्चे कौन से होते हैं। देखिए डायरेक्ट खर्चे कौन से, काफ़ी हद तक मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ एक ही खर्चा है जो आपको समझाना पड़ेगा, कैरेज फ्रेट या फिर कैरेज इनवर्ड। जो भी आपने गुड्स खरीदे हैं, आपकी फैक्ट्री में आया, ठप्पा मारा आपने और उसको बेच दिया। गुड्स खरीदने के बाद आपकी फैक्ट्री में लाने के लिए आपने ट्रक हायर किया होगा, उसको कहते हैं कैरेज इनवर्ड, या फिर फ्रेट या कैरेज भी कह देते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका खर्चा। यहाँ से जब आप बेच रहे होंगे और बाहर भेजेंगे, ठीक है, इस फैक्ट्री के बाहर भेजेंगे, तो यहाँ पे भी जो खर्चा होगा वो इनडायरेक्ट खर्चा होता है। यहाँ तक का खर्चा आपका डायरेक्ट रहता है, इसके आगे का खर्चा इनडायरेक्ट रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रक हायर करोगे इस जगह पे, उस ट्रक को क्या कह देंगे, कैरेज आउटवर्ड। फिर वेज, जो भी आपकी लेबर काम कर रही है उसकी वेज, या फिर उसका दूसरा नाम है वेजेस एंड सैलरी। फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी जो भी खर्च हो रही है, फैक्ट्री का रेंट, ये आपको ध्यान देना है, ये फैक्ट्री का रेंट है। ठीक है। यहाँ पे जो इस फैक्ट्री है, देखिए मान लीजिए मेरी फैक्ट्री थी, एक फैक्ट्री थी, ठीक है, ये फैक्ट्री है जिसके अंदर असली में बिस्किट बनता है, और यहाँ पे मेरी मार्केटिंग की टीम बैठती है। तो ये मेरा ऑफिस है, मैं भी यहाँ पे बैठता हूँ, फैक्ट्री में सिर्फ मजदूर काम कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बिस्किट बन रहे हैं। तो यहाँ तक का जो रेंट है वो हम ऐड करेंगे अपने डायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि ये डायरेक्ट खर्चा हो रहा है। लेकिन फैक्ट्री के बाहर जो ये ऑफिस है, ऑफिस के रेंट को हम ऐड करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, क्योंकि ये इनडायरेक्ट खर्चा है, ये बिस्किट बनाने में काम नहीं आ रहा, बिस्किट बनाने में ये काम आएगा। ठीक है। बिस्किट बनाने का जो काम है वो सारा का सारा डायरेक्ट में आएगा। तो फैक्ट्री रेंट, नॉट ऑफिस रेंट। फिर जो भी आपने खरीदा है, आपने 100 रुपये का सामान खरीदा जिस पे 10 रुपये का टैक्स भरा, तो वो भी आपके यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। आप किसी को रॉयल्टी दे रहे हैं वो भी यहाँ पे आ जाएगी। कंज्यूमेबल स्टोर का आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ओपनिंग स्टोर प्लस परचेजेस ऑफ स्टोर माइनस क्लोजिंग स्टोर, बस इतना ही आप याद रखिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है इसमें। यहाँ तक आपका ट्रेडिंग अकाउंट हम देखते चल रहे हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं एडजस्टेड परचेजेस क्या होती हैं। देखिए एडजस्टेड परचेज क्या है, आपको मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया इसके अंदर जब हम सबसे पहली चीज़ देख रहे हैं, हम सबसे पहले एक ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि पिछले साल का बचा हुआ माल कितना था, 20 माल था, वो लिख लिया। फिर उसके बाद हम लिख देंगे कि कितना हमारे पास खरीदा है इस साल का। तो हमने कितना खरीदा था, मान लीजिए 70 खरीदा था, 10 उसमें से हमें वापस करना पड़ गया क्योंकि हमें पसंद नहीं आया था, तो टोटल हमने 60 खरीदा हुआ है इस साल का। तो हमारे पास इस टाइम पे स्टॉक कितना बचा है, कितना स्टॉक है जो हमें इस साल बेचना था, इतना बेचना था इस पूरे साल में, तो 20 + 60 80 सामान हमें बेचने थे। फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक। ये वो वाला स्टॉक है जो हम पूरे साल में बेच नहीं पाए, हमें बेचने कितने थे, 80, हम बेच पाए मान लीजिए 50, तो जो 30 है, 30 हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है। 30 हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो एडजस्टेड परचेज क्या होता है, एडजस्टेड परचेज होता है ओपनिंग स्टॉक, जो हमारे पिछले एग्जाम्पल में हम देख रहे थे 20, प्लस में नेट परचेजेस यानी कि परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है। तो यानी 70 - 10, तो वो 60 हो गया, माइनस में क्लोजिंग स्टॉक जो कि 30 था, तो टोटल 50। जो लास्ट में हमने देखा कि हम कितना सामान असली में बेच पाए हैं पूरे साल में, वो हमारा एडजस्टेड परचेज में आता है। ठीक है। वो हमारा एडजस्टेड परचेज के अंदर
आता है। ये आप फॉर्मूला याद कर लेंगे, कैसे बना वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जब हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट हम कैसे लिखते हैं नॉर्मली, नॉर्मली हम ट्रेडिंग अकाउंट लिखते हैं ऐसे कि एक ओपनिंग स्टॉक होगा, परचेजेस होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, सेल्स होंगी और क्लोजिंग स्टॉक होगा। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। इसी को हमने थोड़ा सा बड़ा करके पीछे लिखा हुआ था। ठीक है, ये बड़ा करके लिखा है पर मतलब वही है। तो देखिए इस ट्रेडिंग अकाउंट में अगर हम ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक इन तीनों को दिखा रहे हैं तो हम ऐसे दिखाएंगे। दूसरा तरीका दिखाने का क्या है कि हम एडजस्टेड परचेज निकाल लें। एडजस्टेड परचेज क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेजेस माइनस में क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि हमने एडजस्टेड परचेज के अंदर क्या दिखा दिया? ये वाली चीज़ दिखा दी। ठीक है, ये वाली चीज़ दिखा दी परचेजेस, और ये वाली चीज़ दिखा दी क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर हम एडजस्टेड परचेज लिखते हैं तो हमें ये तीन लिखने की आवश्यकता ज़रूरत नहीं होती। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट कैसे दिखाएंगे? एडजस्टेड परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस और सेल्स। तो हम इसको इस तरह से दिखा देंगे। अगला कॉन्सेप्ट जो आपको जानना है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो आपने सामान बेच दिया उसकी कॉस्ट क्या थी, इसको कॉग्स के नाम से जाना जाता है। तो आप इसके लिए ये फॉर्मूला याद रखेंगे। देखिए ये फॉर्मूला ऊपर वाला है, ये एडजस्टेड परचेज वाला फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए इसको। ये एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला है, इसमें आप डायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ दीजिए तो आपका कॉग्स आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ देंगे, कॉग्स आ जाएगा। ठीक है, इसको आप भूल जाइए, ये आपके काम का नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ देंगे तो ये आपकी COGS आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया इसके अंदर। ठीक है, इसी को जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है इसी को हम एक दूसरे फॉर्मूले से देख सकते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है कि नेट सेल्स कितनी हुई है उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगला जो हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट हम देख चुके हैं पूरा अच्छे से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अब हम देखते हैं। देखिए इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमें क्या दिखाना होता है? इस तरह दिखाएंगे हम इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है, इस वाली साइड में दिखाएंगे हम इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आप भूल गए हैं तो लेक्चर के शुरुआत में जाएं और उसको दोबारा से देखें। ये वो इनकम है जो आपकी फर्म को मिल रही है लेकिन आपकी बिजनेस एक्टिविटी से नहीं मिल रही। मेरा बिजनेस है बिस्किट बेचना, तो बिस्किट बेचने से जो भी पैसा आएगा वो तो डायरेक्ट इनकम होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो न्यूज़पेपर रखे थे उनको रद्दी में बेच दिया, उससे कुछ पैसा आ गया, इनडायरेक्ट इनकम। यहाँ पे मैंने कुछ रेंट पे दे दिया तो वहाँ से रेंट आ रहा है, इनडायरेक्ट इनकम। कुछ कमीशन आ रही है मुझे, किसी वजह से कमीशन आ रही है, इनडायरेक्ट इनकम। तो अब हमें क्या देखना है? हमसे एग्जाम्पल में क्या, सॉरी पेपर में क्या पूछ सकते हैं? हमसे पेपर में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी चीज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन सी चीज़ इनडायरेक्ट इनकम है। आपको एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे डेप्रिसिएशन का एग्जाम्पल दे दिया, और आपसे पूछेंगे कि डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखोगे आप या क्रेडिट साइड पे लिखोगे, लेफ्ट साइड पे लिखोगे आप या फिर राइट साइड पर लिखेंगे। आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए पहले तो हम क्या देख चुके हैं ऑलरेडी कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट को इस तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट किस तरफ लिखते हैं हम? क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, याद रखना है आपको। ग्रॉस लॉस होता है तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं? आप डेबिट साइड पे ग्रॉस लॉस को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं। तो मैंने आपको शुरुआत में जो फ्रेमवर्क बताया था उससे आपको ये याद रहेगा। अब आपको सिर्फ ये एग्जाम्पल देखने हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम कौन कौन से मान सकते हैं, सॉरी यहाँ तक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम किन किन को मान सकते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। सॉरी ये ग्रॉस लॉस भी नहीं है, यहाँ से ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है सारा। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? कोई उधार हमने दिया था जो बैड डेट बन चुका है। डेप्रिसिएशन एक तरह का एक्सपेंस होता है, ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, हम पिछली क्लास में भी देख चुके हैं कि ये एक एक्सपेंस होता है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, देखिए हम फैक्ट्री के अंदर कोई मशीन बेचते हैं तो ज़रूरी थोड़ी कि मशीन बेचने से प्रॉफिट ही हो सकता है मशीन बेचने से लॉस भी हो जाए। तो ये जो लॉस हो रहा है ये भी किस तरफ दिखाया जाएगा? ये जो लॉस हो रहा है मशीन बेचने से ये भी आपका लेफ्ट साइड पे दिखाया जाएगा, डेबिट साइड पे दिखाएंगे। और उसके अलावा कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस या अदर एक्सपेंस ये सब आपके लेफ्ट साइड में आते हैं। आपको इसमें याद रखना है कि बैड डेट, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट आपका डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है,
फिर आपके इनडायरेक्ट इनकम कौन कौन सी होती है? रेंट आपको कोई मिल जाए, कमीशन कहीं से मिल जाए, आपको जहाँ से आप सामान खरीदते हैं उसने आपको कोई डिस्काउंट दिया था, वो डिस्काउंट भी आपकी इनकम एक इनडायरेक्ट इनकम बन जाएगी। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि रेंट आप समझ जाएंगे कि वो इनकम है इनडायरेक्ट, कमीशन आप समझ जाएंगे कि वो इनकम है इनडायरेक्ट, पर जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो भी एक इनडायरेक्ट इनकम होती है, ये आप नहीं समझ पाएंगे खुद से, इसीलिए आप इसको करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, याद करेंगे इसको। फिर आप कुछ मान के चल रहे थे कि आपका आपने कुछ उधार दिया था, वो बुरा हो चुका है, बैड हो चुका है, वापस नहीं आएगा, लेकिन वो अचानक से रिकवर हो गया, तो बैड डेट रिकवर भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम होती है। आपने अपनी मशीन बेची, मशीन को बेच के प्रॉफिट हो गया, तो वो भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम। अदर इनकम भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, नेट प्रॉफिट आप इसी साइड लिखते हैं, नेट लॉस इस साइड लिखते हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये चीज़ें आपको 2-3 बार आप इस डायग्राम को देख लेंगे, आपको याद हो जाएगी, इसलिए मैंने एक साथ ही लिख के दे दिया आपको। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या हो जाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा होता है? यहाँ पे गुड्स मैं खरीद रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहा हूँ, और यहाँ पे लोगों की वेजेस दे रहा हूँ। ठीक है, और फिर मैं बिस्किट बना लेता हूँ, उस बिस्किट को मैं यहाँ पे बेचता हूँ, बेचने के लिए मेरी मार्केटिंग की टीम लगी हुई है, एडवर्टीजमेंट के ऊपर कुछ खर्चा हो रहा है, कैरेज आउटवर्ड जा रहा है। ठीक है, कुछ सामान लेके ट्रक बाहर निकल रहा है, ये जो मार्केटिंग की टीम थी, यहाँ पे लोगों को सैलरी मिल रही है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो खर्चे हैं, जो बिस्किट बनाने से नहीं जुड़े, बिस्किट बेचने से जुड़े हैं, इन सबको क्या कह देते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या जाएगा? सैलरी। इसी को ही लिखने का दूसरा तरीका है सैलरीज एंड वेजेस। ठीक है, फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको कहा जाता है कि उनको क्या पैसे मिल रहे हैं? वेजेस, या फिर वेजेस एंड सैलरी। लेकिन जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको क्या, जो पैसे मिलते हैं उनको क्या कहते हैं? सैलरी या फिर सैलरी एंड वेजेस। ठीक है, ये आपको एक छोटा सा डिफरेंस है जो याद रखना है। कैरेज आउटवर्ड बता चुका हूँ, कैरेज ऑन सेल्स, ट्रेडिंग एक्सपेंस, ट्रेडिंग करने पे कोई खर्चा हो रहा है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए फैक्ट्री का रेंट जो था, फैक्ट्री का रेंट डायरेक्ट एक्सपेंस है। जब तक आप फैक्ट्री किराए पे लेके बिस्किट नहीं बनाएंगे तब तक बिस्किट आपका नहीं बनेगा, तो फैक्ट्री का रेंट डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन जहाँ पे आपकी मार्केटिंग की टीम बैठती है, जहाँ पे आप बैठते हो, लोगों से डील करते हो, आपका कोई कॉल सेंटर है, वो आपके ऑफिस हैं। ऑफिस में बिस्किट नहीं बनता, ऑफिस से सिर्फ बिस्किट बिकता है। ठीक है, तो जो ऑफिस का रेंट होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस के उसमें आएगा। आपको ये बैलेंस शीट के बारे में याद रखना है। अब आपको प्रॉफिट के दो चीज़ें जाननी है। ठीक है, थोड़ा सा हैवी लेक्चर होगा, थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा, पर अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, और जितना मैं आपको बताता चल रहा हूँ उतना अच्छे से रट लीजिए। उसके अलावा कोई कहीं से भी एमसीक्यू कीजिए, हम भी कोशिश करेंगे कि आपको एमसीक्यू दे दें इन सब चीज़ों के। ठीक है, लेकिन आप एमसीक्यू करते रहिए, पर जो आपको मैं पढ़ाता जा रहा हूँ उसको आप बिल्कुल एकदम रट लीजिए अच्छे से। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं, देखिए अगर कोई पेपर सेट करेगा तो वो 98% इन नोट्स में से सेट करेगा, मतलब इन्हीं नोट्स वाली चीज़ों में से सेट करेगा। 2% चांस या फिर 90% मान लीजिए, ज़्यादा एरोगेंट नहीं होते हैं, 90% चांस है कि वो ऐसे ही नोट्स में से इन्हीं में से कुछ पूछ लेगा। 10% चांस हमेशा रहता है कि वो बाहर से आ जाए, लेकिन ये जो 10% बाहर से आएगा ये ज़्यादातर बच्चे छोड़ के आएंगे, क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं। एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है एक अच्छा स्कोर करने के लिए, और यकीन मानिए आप अपने कंपटीशन से ज़्यादा स्कोर करके आएंगे। ठीक है, तो आप इसकी भी हम कोशिश करेंगे कि आपको करा दें, पर वो डिपेंड करेगा कि टाइम कितना मिल रहा है। चलिए अब प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट दो तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ये वो प्रॉफिट होता है जो हम नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाते हैं, नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप क्या याद कर लेंगे? नेट प्रॉफिट प्लस में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर माइनस में नॉन ऑपरेटिंग इनकम। आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है, इसको अभी 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 हम देखेंगे, अभी सिर्फ आप फॉर्मूला देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट क्या होता है? ये आपका सारा का सारा प्रॉफिट है जो कि आपकी ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोनों से मिलके होता है। ये नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये ऑपरेटिंग प्लस में नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से होता है। इसके अंदर क्या याद करना है? जो नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हो रहा है वहाँ पे आप नेट प्रॉफिट यूज़ करते हैं, ये याद रखेंगे। जो आपका ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग दोनों एक्टिविटीज से हो रहा है वहाँ पे आप ग्रॉस प्रॉफिट को यूज़ करते हैं।
इस साइड में आप इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर को यूज़ करते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। ये आपको पेज पे ढेर सारे फॉर्मूले दिखाई दे रहे होंगे। एक रिक्वेस्ट है कि इन फॉर्मूलों से डरना मत, ठीक है। ये सिर्फ देखने में डरावने लगते हैं, 2-3 बार आप पढ़ोगे ये सारे के सारे अपने आप याद आ जाएंगे, ठीक है। कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगी। आपको जो समझने वाली चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैं आपको यहाँ पे समझाता चल रहा हूँ। देखिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको पता होने चाहिए कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं। ये सारे के सारे वो खर्चे होते हैं जो एक बिजनेस को चालू रखने के लिए, बिजनेस को रनिंग रखने के लिए जो भी खर्चा होता है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर आ जाता है। बिजनेस को चालू रखने के लिए कैसा खर्चा चाहिए होगा, आपको स्टाफ को वेजेस देनी होगी, तो स्टाफ वेजेस आपका एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। आपको ऑफिस की सप्लाई लाते रहना होगा, वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। इसमें जो आपको याद रखना है, एक तो ये कि ये बिजनेस को चालू रखने के लिए खर्चा होता है, लेकिन इस खर्चे में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड नहीं होता। गुड्स बनाने में जो खर्चा हो रहा है वो, मतलब मान लीजिए आपने 100 रुपये का सामान बेचा है, इस 100 रुपये के सामान को बेचने के लिए आपका 90 रुपये का खर्चा हुआ है, वो होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है आपको सामान, जितने का सामान बेच दिया आपने, उस सामान को बनाने में जो खर्चा हुआ था वो, ये भी एक तरह का खर्चा है, लेकिन ये खर्चा आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं जोड़ते हैं। ये खर्चा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही साथ कोई आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि आपने कोई बिल्डिंग खरीद ली, फर्म ने कोई बिल्डिंग खरीदी है, फर्म ने कोई मशीन खरीदी है, फर्म ने किसी को मान लीजिए उधार चुका दिया, फर्म के पास कुछ उधार पड़ा था, उसने वो उधार चुका दिया, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, उस खर्चे को भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर नहीं जोड़ते। ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है कि बिल्डिंग खरीदी है तो वो ऑपरेटिंग खर्चा नहीं है। ऑपरेटिंग खर्चा क्या है, ऑफिस चलता रहे आपका, ठीक है, स्टाफ को सैलरी मिलती रहे, जो ऑफिस की सप्लाई है वो मिलती रहे, ये आपका खर्चा है। अच्छा, और कौन कौन से एग्जांपल हो जाएंगे इसी के, ये मैंने अपने नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, या तो मैं लिख के आपको फिर से उसकी अलग से फ़ोटो भेज दूंगा, नहीं तो आप खुद ही कहीं पे इसको लिख लेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के और क्या क्या एग्जांपल हो जाएंगे, और आपका एग्जांपल हो जाएगा कि आपने लाइसेंस खरीदा था कोई, ठीक है, अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ा था, तो उस लाइसेंस की जो फीस है वो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है। दूसरा आपका क्या खर्चा हो गया, आप रेंट देते हैं, रेंट भी आपका एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। आपने इंश्योरेंस ले रखी है, इंश्योरेंस भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो आपको ये एग्जांपल्स याद रखने हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ये आता है, उससे भी ज़्यादा आपको ये याद रखना है क्या नहीं आता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग भी एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, मार्केटिंग भी इसके अंदर आ जाएगा। आपने कोई वकील हायर किया था, तो अटॉर्नी, वकील हायर किया है तो अटॉर्नी की अगर आप कोई फीस दे रहे हैं तो वो फीस भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस की ही कैटेगरी के अंदर आती है, ठीक है। आपके एम्प्लॉय कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस ट्रैवल के ऊपर जो भी खर्चा होगा तो वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, इसमें इन दोनों को हटा दिया जाता है। आप देखिए, ये भी एक तरह का एक्सपेंस है, तो अगर आपका एक्सपेंस बढ़ेगा, अगर आपका एक्सपेंस बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट कम होगा, अगर मेरा खर्चा बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट कम होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस का ये इफेक्ट होता है। अब हम आ जाते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के ऊपर, कि ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कि नॉन ऑपरेटिंग की डेफिनेशन में आएंगे। मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा कि ये सारे एग्जांपल मैं आपको लिख के फिर अलग से फ़ोटो दूं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, या फिर आपने इनको लिख लिया है। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब आते हैं हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के ऊपर। देखिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है, इनका बिजनेस को चालू रखने से कुछ लेना देना नहीं है, ये बस अलग से खर्चे होते जा रहे हैं। तो इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, डेप्रीसिएशन, याद है डेप्रीसिएशन, पिछले लेक्चर में किया था। डेप्रीसिएशन हो, एमोर्टाइजेशन हो, डिप्लीशन हो, वो सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, ठीक है। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी है।
बैंक को अगर आपको कोई फीस देनी पड़ रही है वो भी एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ठीक है, आपने अपनी बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, आपकी ये इंडस्ट्री काम कर रही थी, ये उसकी बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग में आपने ऐसी रेनोवेशन करा ली, डेकोरेशन करा ली, रिकंस्ट्रक्शन करा ली, तो रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आपका नॉन ऑपरेटिंग होता है। अगर आप ये रिकंस्ट्रक्शन नहीं कराते तो भी आपकी इंडस्ट्री चलती ही रहती। अब जो ये जो चीज़ है ये आपको याद रखनी है, ये है ऑब्सोलीट ऑब्सोलीट इन्वेंट्री। ये वो इन्वेंट्री है जो अब आप बेच नहीं सकते। देखिए, आपने 100 सामान खरीदा था कि मैं इस साल 100 सामान बेच दूंगा, ये आपके परचेज थे, आपने ये खरीदा था। इस साल के एंड में आप 80 ही बेच पाए, तो 20 आपका क्लोजिंग स्टॉक बन गया। ठीक है, फिर ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन गया। फिर आपने इस साल में कुछ परचेज भी किए। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक 20 मान लेते हैं, इसको 60 मान लेते हैं। तो इस साल आपको 80 बेचने थे, लेकिन आप इसमें से सिर्फ 50 बेच पाए, 30 आपका फिर से क्लोजिंग स्टॉक बन गया। अब मान लीजिए किसी कारणवश, किसी वजह से ये जो 30 हैं, इस 30 को ये बोल दिया गया कि इन 3 को अब आप कहीं बेच नहीं सकते हैं, ये 3 अब बेचने से प्रतिबंधित हैं, प्रोहिबिटेड हैं, आप इसको नहीं बेचेंगे आगे। तो ये जो आपका क्लोजिंग स्टॉक था या जो आपका रखा हुआ स्टॉक था, ये अब ऑब्सोलीट हो गया, आप इसको बेच नहीं सकते। तो ऑब्सोलीट इन्वेंट्री भी आपकी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर आता है। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम आप देख लीजिए। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हो जाएगी? एसेट को बेच के अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो इनकम है जो आपके बिजनेस से नहीं हो रही है, ये ऐसे ही हो रही है। आपने किसी को पैसे दे रखे थे, उस पैसे का इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये भी इनकम है, लेकिन आपके बिजनेस से जुड़ी नहीं है। डिविडेंड इनकम है, बिजनेस से नहीं जुड़ी। रेंट मिल रहा है, वो भी बिजनेस से नहीं जुड़ा। तो ये एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं लास्ट टॉपिक, देखते हैं आज के लेक्चर का, जो कि है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में मैंने आपको क्या बताया था कि आपकी लेफ्ट साइड पे लायबिलिटीज आती हैं, राइट साइड पे एसेट आते हैं। आपको क्वेश्चन क्या आएगा? आपको सीधा दे देंगे इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के किस साइड पे आती है? ठीक है, तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट आपका इकोनॉमिक रिसोर्स बनेगा तो वो एसेट है। फर्नीचर आपका इकोनॉमिक रिसोर्स है तो वो एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी इकोनॉमिक रिसोर्स है, एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है। जिसको आपने उधार दे रखा है, जिसने आपसे उधार ले रखा है, वो आपका डेटर होता है। ये कभी ना कभी आपको पैसे चुकाएगा, तो ये भी आपका एसेट होता है। हम बहुत बार देख चुके हैं डेटर का कॉन्सेप्ट, क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट। बिल्स रिसीवेबल मैं आपको पहले भी किसी क्लास में बता चुका हूँ कि ये एक एसेट होता है। कैश, चाहे वो बैंक में पड़ा हो या हाथ पे पड़ा हो, वो एसेट होता है। तो ये सारे आप एसेट साइड में यहाँ पे लिख देंगे और इनकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी जाएगी। तो आपको ये पता चल जाएगा कि साल के एंड में आपके एसेट कितने हैं। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी लायबिलिटीज़ कौन सी है। लायबिलिटीज़ वो है, ये वो चीज़ें हैं जो पैसा आपको वापस करना पड़ सकता है। किस किस को वापस कर सकते हैं? या तो ये पैसा आप अपने ओनर को वापस करेंगे, या फिर ये पैसा आप किसी और को वापस करेंगे। ओनर को ज़्यादातर जो पैसा वापस करना होता है उसमें आ जाता है आपका कैपिटल, प्लस माइनस। प्लस होगा प्रॉफिट अगर प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, तो माइनस होगा लॉस अगर लॉस हो रहा है, तो ये ओनर के पास जाएगा। बाकी चीज़ें इधर उधर लोगों के पास जाती हैं। ठीक है, इसी में से ओनर ओनर जब अपना कुछ पैसा निकाल लेता है, मान लीजिए ओनर ने 100 रुपये दिए थे, फिर उसको याद आया कि मुझे हनीमून मनाने मॉरिशस जाना है और मुझे 10 रुपये की ज़रूरत है, तो वो कहता है कि चल मैं अपनी इंडस्ट्री में से 10 रुपये निकाल लेता हूँ। तो पर्सनल यूज़ के लिए जब ओनर अपने पैसे निकालता है उसको ड्राइंग्स कहते हैं, पहले भी देख चुके हैं। तो ड्राइंग्स का इफेक्ट क्या होता है? ड्राइंग्स आपकी कैपिटल को रिड्यूस करता है। देखिए, माइनस रिड्यूस कर रहा है ना आपकी कैपिटल को। प्रॉफिट आपकी कैपिटल को इंक्रीज करता है और लॉस आपकी प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। ड्राइंग्स आपकी कैपिटल को रिड्यूस करता है। बिल्स पेएबल आपकी लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट में बता चुका हूँ लायबिलिटी होता है, लोन्स भी लायबिलिटी होती है। बैलेंस शीट में आपको सिर्फ इतना याद करना है, और इसके साथ हमारा जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर है ये ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स के अंदर आपको 11-12 एडजस्टमेंट पढ़नी होती हैं, काफ़ी सारी एडजस्टमेंट हैं, लेकिन हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ 4 से 5 हैं जो यूपीएससी पूछ सकती है। उसके अलावा जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल होती जाती हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट होती जाती हैं, यूपीएससी वो नहीं पूछेगा। जो ये एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट्स में आपको सिर्फ एक चीज़ याद करनी होती है, क्या? कि इन एडजस्टमेंट्स के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट को इफेक्ट करता है या नहीं करता, करता है तो कैसे करता है। ये बैलेंस शीट को इफेक्ट करता है या नहीं करता, और
किस तरह से करता है, सिर्फ ये चीज़ें हमें पढ़नी है। तो मैं इसके लिए आपको एक लिस्ट दे दूंगा जो जो आपको पढ़ना है, और एक लेक्चर के अंदर वो बता भी दूंगा। लेकिन मैं फोकस करूंगा सिर्फ इन 4-5 के ऊपर जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांस है, जो बहुत ही ज़्यादा हाईली टेक्निकल है। उस पर मैं फोकस नहीं करूंगा क्योंकि आप उससे सिर्फ कंफ्यूज होंगे और वो एग्जाम में पूछे जाने के चांस भी कम है। क्योंकि ये जो पेपर है ये जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का है। अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस में डायरेक्टली उन्होंने ऐसे पूछा कि बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है या कैपिटल होती है, क्या होता है? तो आपको पता है वो एसेट होता है। किस साइड लिखा जाएगा बैलेंस शीट में? आपकी एसेट साइड पे लिखा जाएगा। डेटर क्या होता है? तो इसी तरह से आपका इन्हीं से ही ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाएंगे जो इसमें इंपॉर्टेंट हैं, जिनको पूछना आसान है। देखिए, क्वेश्चन फ्रेम करने वाले को भी तो देखना होगा ना कि मैं इस क्वेश्चन में इसको पूछूंगा कैसे। ठीक है, और क्योंकि ये एग्ज़ाम हर एक ग्रेजुएट के लिए ओपन है, वो ग्रेजुएट साइंस साइड का भी हो सकता है, आर्ट साइड का भी और कॉमर्स का भी, तो वो ये चीज़ ज़रूर मेंटेन रखेंगे कि सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ कॉमर्स वाले आ जाएं। वो साइंस और आर्ट्स वालों के लिए इक्वल प्लेइंग फील्ड रखेंगे। तो वो इन्हीं में से पूछेंगे, वो मैं आपको करा दूंगा, तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हो चुकी है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप किसी टेलीग्राम ग्रुप के पार्ट हैं या फिर फेसबुक ग्रुप के पार्ट है जहाँ पे आप हमारी वीडियोस को, हमारे लेक्चर के नोट्स को शेयर कर सकते हैं, तो वहाँ पे शेयर करना ना भूलें। इन लेक्चर्स को प्लीज़ आप 4 से 5 बारी ज़रूर रिवाइज़ करें। वीडियोस भले ही 1 या 2 बार देखिए, पर नोट्स जो हैं उनको आप रिवाइज़ करते रहें। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के अंदर या तो हम एडजस्टमेंट्स करेंगे या फिर हम कंसाइनमेंट या ब्रांच, इन 3 में से कोई एक टॉपिक करेंगे। एक और जो टॉपिक हम जल्दी करने वाले हैं वो है जॉइंट वेंचर। उसके बाद हमारे अकाउंट्स का लगभग जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टॉपिक्स खत्म हो चुके होंगे। थैंक यू।